नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई एसके क्लासेस में। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो आधुनिक भारत के इतिहास से लिया गया है, जो हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू शुरू करते हैं बिना देरी के। तो जैसे पहला क्वेश्चन है कि एल्बर्ट विधेयक का विवाद किस वायसराय से संबंधित है। तो आप नंबर 1 है लॉर्ड कर्जन है, बी लॉर्ड लिटन है, सी है लॉर्ड रिपन है, डी है लॉर्ड हार्डिंग है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड रिपन है। लॉर्ड रिपन है। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। लॉर्ड रिपन के बारे में देखते हैं। नंबर 1 स्थानीय स्वशासन। लॉर्ड रिपन ने 1882 में स्थानीय स्वशासन की स्थापना की, जिससे ग्रामीण और शहरों क्षेत्रों में स्थानीय निकायों को स्थापित किया। नंबर 2 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की समाप्ति की। लॉर्ड रिपन ने सन 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया, जिससे भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अधिक स्वतंत्रता मिली। तीसरा है प्रथम फैक्ट्री एक्ट। इसी के शासनकाल में प्रथम फैक्ट्री एक्ट 1881 में लॉर्ड रिपन ने प्रथम फैक्ट्री एक्ट पारित किया, जिसका उद्देश्य कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की स्थिति में सुधार करना था। इस एक्ट में बच्चों के काम करने की उम्र और काम के घंटों को सीमित किया गया था। आगे देखते हैं चौथा कौन सा काम था इनका। चौथा था शिक्षा सुधार। लॉर्ड रिपन ने शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार किया। 1882 में उन्होंने हंटर आयोग की स्थापना की थी। तो क्वेश्चन ये भी कभी पूछता है हंटर आयोग कब आया था, तो 1882 में, जिसने शिक्षा के प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों पर सुधार की सिफारिश की। पांचवा है नागरिक सेवा में सुधार। लॉर्ड रिपन ने नागरिक सेवा में भी सुधार करने का प्रयास किया था। उन्होंने भारतीय शिक्षित मध्यम वर्ग को आकर्षित करने और उनका समर्थन प्राप्त करने की कोशिश की थी। चलिए आगे देखते हैं लॉर्ड कर्जन के बारे में थोड़ा बहुत फैक्ट देख लेते हैं। लॉर्ड कर्जन वह भारत में नियुक्त होने वाले सबसे युवा वायसराय थे। उन्होंने 1899 से 1905 तक के वायसराय के रूप में कार्य किया था। बंगाल का विभाजन भी 1905 में इसी के कार्यकाल में हुआ था। बंगाल के विभाजन के लिए ब्रिटिश प्रशासकों द्वारा दिया गया था। आधिकारिक कारण यह था कि वह प्रशासनिक आवश्यकता थी। बंगाल की आबादी लगभग 78 मिलियन थी, जिससे नियंत्रित करना कठिन था। उन्होंने यह भी कहा कि विभाजन के साथ असम को सीधे प्रशासन के अधीन लाया जाएगा, जिससे राज्य का विकास होगा। तो इन्होंने ही बंगाल का विभाजन कर दिया था 1905 में। और इस दिन बंगाल के लोगों ने शोक दिवस मनाया था और रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे राखी दिवस के नाम से जाना जाता था। आगे देखते हैं लॉर्ड लिटन के बारे में। लॉर्ड लिटन भारत में एक बहुत सक्रिय वायसराय थे। उन्होंने विभिन्न पहलुओं पर नीति बनाई। ये प्रशासन, भू राजनीतिक, वित्त, रक्षा और कई अन्य से संबंधित है। लॉर्ड लिटन ने प्रमुख नीतियाँ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इन्होंने ही चालू किया था। एंग्लो अफगान युद्ध, रॉयल टाइटल एक्ट 1876, 77 का ग्रैंड दरबार और वित्तीय सुधार और शस्त्र अधिनियम 1878 थे। आगे देखते हैं लॉर्ड हार्डिंग के बारे में थोड़ा देखते हैं। लॉर्ड हार्डिंग कार्यकाल इनका था 1844 से 1848 तक। पद था भारत के गवर्नर जनरल। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध उनके कार्यकाल में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, जो 1845 और 1846 तक चला। लाहौर की संधि, इस युद्ध का अंत लाहौर की संधि से हुआ था, जिसके तहत सिखों को अपनी सेना कम करनी पड़ी थी और ब्रिटिश रेजिडेंट लाहौर में तैनात किया गया था। इनके अन्य कार्य कौन कौन से हैं। इन्होंने शिक्षा को बढ़ावा दिया और कॉलेज शिक्षित स्थानीय लोगों को सरकारी नौकरी भी दी। इन्होंने सती प्रथा, शिशु हत्या और मानव बलि जैसे प्रथाओं पर रोक लगाने की कोशिश की थी। किन्होंने? लॉर्ड हार्डिंग ने। इन्होंने गंगा नहर का निर्माण शुरू किया था और भारतीय रेलवे प्रणाली के लिए योजनाएं विकसित की थी। इन्होंने सरकारी भवनों में रविवार को साप्ताहिक अवकाश घोषित किया था। तो जो हम लोग को साप्ताहिक अवकाश रविवार को मिलता है, ये लॉर्ड हार्डिंग ने ही घोषित किया था। चलिए आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन।
स्वतंत्रता आंदोलन में लतिका घोष ने किस संगठन की स्थापना व नेतृत्व किया था? ए है महिला राष्ट्रीय संघ, बी है राष्ट्रीय स्त्री सभा, सी है नारी सत्याग्रह समिति, डी है वीमेंस एसोसिएशन ऑफ बंगाल। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, महिला राष्ट्रीय संघ। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। महिला राष्ट्रीय संघ भारत में स्थापित एक महत्वपूर्ण महिला संगठन है। यह संगठन, जिसे भारतीय राष्ट्रीय महिला फेडरेशन भी कहा जाता है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का महिला अंग है। इसकी स्थापना 4 जून 1954 को कोलकाता में हुई थी। इसकी स्थापना स्वतंत्रता सेनानी अरुणा आसफ अली थी। वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय महिला फेडरेशन की राष्ट्रीय महासचिव एनी रजा और राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुणा राय हैं। इस संगठन महिला शक्तिकरण और राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। 1928 में ब्रिटिश भारत में लतिका घोष और प्रभावती बोस ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कहने पर महिला राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी। तो किसके कहने पर किया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कहने पर महिला राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी। उनका मानना था कि महिलाओं की स्थिति में सुधार और भारत के लिए स्वशासन की प्राप्ति अविभाज्य लक्ष्य है और शिक्षा को सशक्तिकरण के एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया गया था। तो इसकी स्थापना 4 जून 1954 कोलकाता में हुई थी। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किन व्यक्तियों की विचारधारा समान थी? ए है गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक, बी है बाल गंगाधर तिलक और दादा भाई नौरोजी, सी है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, डी है सुभाष चंद्र बोस और डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। इन्होंने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। और बिहार में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, चित्तरंजन दास उसके अध्यक्ष थे 1922 में गया वाले सेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने हेग ओपिनियन कन्वेंशन पर हस्ताक्षर कब किए? ए है 1910, बी है 1911, सी है 1912 या डी है 1913। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1912 में हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेफ्टिनेंट कर्नल सर विलियम कर्जन वाइली की हत्या 1909 में किसने की थी? ए है मदन लाल ढींगरा, बी है हरदयाल, सी है उधम सिंह, डी है रोशन सिंह। तो कर्जन वाइली की हत्या 1909 में मदन लाल ढींगरा ने की थी। चलिए इसके बारे में कुछ देखते हैं फैक्ट। मदन लाल ढींगरा एक भारतीय क्रांतिकारी थे। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज़ उठाई। 28 सितंबर 1883 को अमृतसर में जन्मे ढींगरा ने लंदन में पढ़ाई के दौरान कर्जन वाइली की हत्या कर दी, जिसके कारण उन्हें फांसी दी गई थी। तो कर्जन वाइली की हत्या इन्होंने की थी, इसी कारण इनको फांसी दी गई थी। और उधम सिंह के बारे में देखते हैं। सरदार उधम सिंह को 31 जुलाई 1940 को फांसी दे दी गई थी। उन्होंने जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेते हुए 1931 में पंजाब के गवर्नर जनरल रह चुके अंग्रेज अफसर माइकल ओ डायर को गोली मार दी थी, जिसके बाद आज के दिन ही उन्हें फांसी दी गई थी। 1913 में लाला हरदयाल ने सोहन सिंह भकना के अध्यक्ष बनाकर फ्रांसीसी कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन की स्थापना की थी। पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन की स्थापना की थी, जिसे गदर पार्टी कहा था। गदर का पहला अंक 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को में प्रकाशित हुआ था। इस पार्टी के सदस्य अमेरिका और कनाडा के अप्रवासी सिख थे। तो 1913 में लाला हरदयाल और ने सोहन सिंह भकना को अध्यक्ष बनाकर स्थापना की थी। आगे छठा क्वेश्चन देखते हैं। किस वायसराय के शासनकाल में 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था? ए हेनरी हॉर्डिंग, जी चार्ल्स ईडन, सी चार्ल्स कैनिन, डी लॉर्ड रिपन। तो 1856 में उस समय कौन थे वायसराय? उस समय थे चार्ल्स कैनिन, मतलब लॉर्ड कैनिन थे। चलिए इसके बारे में थोड़ा कुछ देखते हैं
फैक्ट। लॉर्ड कैनिंग ने 1856 से 1862 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया था। उनके कार्यकाल के दौरान भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित किया गया, जिससे वायसराय का पद उसी व्यक्ति के पास बनाया जो भारत का गवर्नर जनरल था। इस प्रकार लॉर्ड कैनिंग ने भारत के पहले वायसराय के रूप में भी कार्य किया। आगे देखते हैं, उनके कार्यकाल के दौरान महत्वपूर्ण घटनाएं भी शामिल हैं, जैसे 1857 का विद्रोह। इन्हीं के कार्यकाल के समय 1857 का विद्रोह हुआ था, जिससे वे सफलतापूर्वक दबाने में सक्षम थे। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 का पारित होना, जिससे भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत हुई थी। व्यपगत के सिद्धांत को वापस लेना, जिसमें से एक था 1858 के विद्रोह का मुख्य कारण आपराधिक प्रक्रिया संहिता की शुरुआत। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, भारतीय दंड संहिता 1858, बंगाल किराया अधिनियम 1859, प्रयोगात्मक आधार पर आयकर की शुरुआत आदि। 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद के एक भव्य दरबार में शाही उद्घोषणा भेजी, जिसके माध्यम से महारानी विक्टोरिया ने सूचित किया कि उन्होंने भारत की सीधी सरकार संभाल ली है। इस उद्घोषणा ने उन सिद्धांतों को भी निर्धारित किया जिसके आधार पर भविष्य में भारत को शासित किया और ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों के राजकुमारों को अपने विलय में मिला दिए थे। चलिए आगे देखते हैं 7वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस भारतीय अर्धसैनिक बल की स्थापना गोरिल्ला रणनीति के युद्ध लड़ने के लिए की गई थी? ए, भारतीय गृह रक्षक, बी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, सी, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, डी, सशस्त्र सीमा बल। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन डी हो जाएगा, सशस्त्र सीमा बल। चलिए आगे देखते हैं। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी भारत का एक केंद्रीय सशस्त्र सीमा बल है जो गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। इसका मुख्य कार्य नेपाल और भूटान के साथ भारत की सीमाओं की रक्षा करना है। एसएसबी की स्थापना 1963 में हुई थी और इसका उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा प्रदान करना और सीमा पार अपराधों को रोकना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस पुरस्कार की स्थापना सबसे अंत में की गई थी? ए, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, बी, भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड, सी, अर्जुन अवार्ड, डी, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो सबसे लास्ट में जो सबसे अंत में पुरस्कार की स्थापना की गई थी वो ऑप्शन डी है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। चलिए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1991 से 92 में की गई थी। यह पुरस्कार हर एक साल प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार भारत सरकार के खेल और युवा मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार का नामकरण भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के नाम पर किया गया। 29 अगस्त 1920 को लिया गया। प्रधानमंत्री ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर ध्यानचंद के नाम पर रखा। तो 29 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद रख दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है, अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए किसने खालसा नामक सेना की स्थापना की? गुरु तेग बहादुर, बी है गुरु गोविंद सिंह, सी है बंदा बहादुर, डी है गुरु अर्जुन देव। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा, बी, ऑप्शन बी, गुरु गोविंद सिंह। चलिए इसके बारे में कुछ देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान के उपरांत 11 नवंबर सन 1675 को 10वें गुरु बने। आप एक महान योद्धा, चिंतक, कवि, भक्त और आध्यात्मिक नेता थे। सन 1999 में बैसाखी के दिन उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, जो सिखों के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। तो 1699 में बैसाखी के दिन उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में द्वैत शासन 1765 में किसके फरमान पर परिणाम था? ए, ब्रिटिश, बी, शाह आलम,
सी नवाब सिराजुद्दौला, डी राजा खान। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा शाह आलम। चलिए इसके बारे में कुछ देखते हैं। शाह आलम द्वितीय जन्म 15 जून 1728 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। मृत्यु हुई थी 10 नवंबर 1806 दिल्ली में। 1759 से 1806 तक भारत के नाम मात्र के मुगल सम्राट थे। बहादुर शाह आलमगीर द्वितीय के बेटे को मंत्री इमाद अल मुल्क ने 1758 ईस्वी में दिल्ली से भागने पर मजबूर कर दिया था, जिसने बादशाह को एक तरह से कैदी बना रखा था। उन्होंने दिल्ली में शरण ली। शुजाउद्दौला अवध अयोध्या के नवाब थे और 1759 में अपने पिता की हत्या के बाद उन्होंने खुद को सम्राट घोषित कर दिया था। दिल्ली पर कब्जा करने की कोशिश करने के इरादे से उन्होंने बिहार और बंगाल में श्रद्धांजलि मांगी और इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संघर्ष में आ गए। हालांकि 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में आधुनिक बिहार राज्य में शुजाउद्दौला की हार के बाद शाह आलम कंपनी ने पेंशन भोगी बन गए, जिसके बदले में उन्हें राजस्व एकत्र करने का अधिकार देकर बंगाल, बिहार और उड़ीसा 1765 ईस्वी में कंपनी की स्थिति को वैध कर दिया। इलाहाबाद शहर में आराम से बसने के बाद उन्होंने दिल्ली की तलाश की और 1771 ईस्वी में पश्चिमी भारत को मराठा लोगों के साथ एक समझौता के तहत उन्हें वापस कर दिया गया। 1772 से 82 के दौरान उनके मंत्री नजफ खान ने सतलुज और चंबल नदी तक और जयपुर राज्य के गंगा नदी तक दिल्ली क्षेत्र तक शाही अधिकार जताया। हालांकि 1788 में रोहिल्ला भारत में बसने वाले युद्धप्रिय अफगान कबीले के प्रमुख गुलाम कादिर ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और खजाना न मिलने पर क्रोधित होकर शाह आलम को अंधा कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किन विश्वविद्यालयों की स्थापना 1917 के सेंट्रल आयोग के अंतर्गत नहीं की गई थी? नंबर 1 पटना विश्वविद्यालय, नंबर बी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, सी ओसामिया विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो पटना विश्वविद्यालय, अलीगढ़ और ओसामिया ये तीनों नहीं थे। ये ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अलीवाल की लड़ाई किन के बीच में लड़ी गई थी? ए है अंग्रेजों और मराठाओं के बीच, बी है अंग्रेजों और अवध के नवाब के बीच, सी है अंग्रेज और सिखों के बीच, डी है अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, अंग्रेज और सिखों के बीच लड़ाई लड़ी गई थी। चलिए कुछ देखते हैं इसके बारे में फैक्ट। प्रथम एंग्लो सिख युद्ध 1845 से 46। यह युद्ध 1845 से शुरू हुआ, 1846 में लाहौर की संधि के साथ समाप्त हुआ। इस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग थे। इस युद्ध में कई महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ हुई, जैसे कि मुदरी की लड़ाई, फिरोज शाह की लड़ाई, बर्दोवाल की लड़ाई, अलीवाल की लड़ाई और सबराओं की लड़ाई। इन लड़ाइयों में अंग्रेजों को जीत मिली, हालांकि कुछ लड़ाइयों में सिखों की भी वीरता दिखाई। प्रथम युद्ध के बाद लाहौर की संधि हुई, जिसके तहत सिख साम्राज्य को कुछ क्षेत्र अंग्रेजों को देने पड़े और अंग्रेजों का प्रभाव पंजाब में बढ़ गया। द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध 1848 से 49 के बीच हुआ। यह युद्ध 1848 में शुरू हुआ और 1849 में समाप्त हुआ। इस युद्ध में भी कई महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ हुई, जैसे कि चिलियानवाला की लड़ाई। इस युद्ध में भी अंग्रेजों को जीत मिली, जिसके परिणाम स्वरूप सिख साम्राज्य पूरी तरह से अंत हो गया और पंजाब अंग्रेजों के अधीन आ गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पंजाब को ब्रिटिश प्रांत बना दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? ए रिचर्ड वेस्लेस्ले, बी वारेन हेस्टिंग, सी लॉर्ड माउंटबेटन, डी लॉर्ड नॉर्थब्रुक। तो आपका जो आंसर हो जाएगा भारत के अंतिम वायसराय ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन थे। चलिए इसके बारे में कुछ फैक्ट देखते हैं।
फरवरी 1947 में माउंटबेटन को भारत का वायसराय और गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया और उन्होंने भारत और पाकिस्तान के विभाजन की देखरेख की। इसके बाद उन्होंने जून 1948 तक भारत संघ के पहले गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया और रियासतों को भारत में शामिल होने के लिए राजी करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे, जिन्होंने 1862 तक वायसराय के रूप में कार्य किया। भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे, जिन्होंने 1947 से 1948 तक इस पद पर कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बहुविवाह नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ए है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बी है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, सी है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, डी है सी अरविंदो घोष। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी है। इसके बारे में कुछ फैक्ट देखते हैं। ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय मतलब ईश्वर चंद्र विद्यासागर 26 सितंबर 1820 में जन्म हुआ था। 29 जुलाई 1891 में इनकी मृत्यु हुई थी। जिन्होंने ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम से जाना जाता है, विद्यासागर ज्ञान का सागर, विद्यासागर मतलब ज्ञान का सागर, 19वीं सदी में एक भारतीय शिक्षक और समाज सुधारक थे। बंगाली गद्य को सरल और आधुनिक बनाने के उनके प्रयास महत्वपूर्ण थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रमुख उपलब्धियां क्या थी? विद्यासागर ने विधवा पुनः विवाह की वकालत की, जिसके परिणामस्वरूप 1856 का विधवा पुनः विवाह अधिनियम बना। उन्होंने संस्कृत शिक्षा का आधुनिकीकरण किया, महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया और बाल विवाह तथा बहुविवाह का विरोध करते हुए सामाजिक सुधारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 में गठित अंतरिम सरकार के उपराष्ट्रपति कौन थे? ए है एस राधाकृष्णन, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है श्री राजगोपालाचारी, डी है राजेंद्र प्रसाद। तो 1946 में गठित अंतरिम सरकार के उपराष्ट्रपति कौन थे? ये थे जवाहरलाल नेहरू थे, ऑप्शन बी। चलिए इनके बारे में कुछ फैक्ट देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और उन्होंने आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी प्रमुख उपलब्धियों में योजना आयोग का गठन, पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत, विज्ञान और प्रौद्योगिकियों का विकास और गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना शामिल है। नेहरू की प्रमुख उपलब्धियों को निम्नलिखित बिंदुओं में संक्षेपित किया जा सकता है। आधुनिक भारत के निर्माता, नेहरू को आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जाना जाता है। उन्होंने भारत को एक आधुनिक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण काम किया। योजना आयोग का गठन 1950 ईस्वी में किया गया था, जिसका उद्देश्य देश के आर्थिक विकास के लिए योजनाएं बनाना, उन्हें लागू करना, जिसे आज आप लोग नीति आयोग के नाम से जानते हैं। 2015 में इसका नाम चेंज हो गया था। पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत, नेहरू ने पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की जो देश के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण थी। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक लागू की गई थी, जिसका प्रमुख ध्यान कृषि के क्षेत्र पर था। नेहरू जी ने विज्ञान और प्रौद्योगिकियों के विकास में बहुत महत्व दिया। उन्होंने IIT, IISc और CSIR जैसी कई वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थाओं की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना, नेहरू ने 1861 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियों से दूर रहना था। विदेश नीति भी थी। नेहरू ने एक स्वतंत्र विदेश नीति का पालन किया, जिसे गुटनिरपेक्षता के रूप में जाना जाता है। शिक्षा का विकास, नेहरू ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने देश भर के स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना को प्रोत्साहित किया। औद्योगिकरण, नेहरू ने भारत के औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया, कई उद्योगों की स्थापना की। लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद, नेहरू ने भारत के लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद की नींव रखी।
बच्चों के प्रति प्रेम। नेहरू ने बच्चों से बहुत प्रेम करते थे, मतलब प्यार करते थे, और उन्हें चाचा नेहरू के नाम से जाना जाता। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील विद्रोह के पहले किसानों को 20 कट्ठा में से कितना कट्ठा नील की खेती करनी पड़ती थी? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 9। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है 3। इसके बारे में फैक्ट देखते हैं। 3 कठिया पद्धति बिहार के चंपारण जिले में नील की खेती से संबंधित एक प्रणाली थी। इस प्रणाली के तहत किसानों को अपनी भूमि के 1 बीघा मतलब 20 में से कम 3 कट्ठा जमीन पर नील की खेती करनी होती थी। यह किसान पर एक जबरन थोपी गई व्यवस्था थी, जिससे उन्हें अपनी जमीन के एक बड़े हिस्से पर नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था, जिससे उसका जीवन यापन मुश्किल हो जाता था। इसे 3 कठिया पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। जबरन नील की खेती। ब्रिटिश बागान मालिकों ने किसानों को अपनी भूमि का 3/20 हिस्से में नील की खेती करने के लिए मजबूर किया। किसानों पर अत्याचार। यह प्रणाली किसानों के लिए बहुत ही हानिकारक थी। उन्होंने अपनी पसंद की फसलें को उगाने की अनुमति नहीं थी और नील की खेती के लिए कम भुगतान किया जाता था। चंपारण सत्याग्रह। इस प्रणाली के खिलाफ महात्मा गांधी ने 1957 के चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की थी, जिससे यह प्रथा समाप्त हो गई थी। तो गांधी जी को आमंत्रित किया था राजकुमार शुक्ल ने। 1916 में लखनऊ के अधिवेशन में आए थे। उन्होंने गांधी जी को बताया, अपनी समस्या के बारे में बताया, तो गांधी जी चंपारण आए और जिससे कि यह प्रथा समाप्त हो गई। चंपारण सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह था और इसने ब्रिटिश शासन के खिलाफ किसानों के प्रतिरोध को मजबूत किया। यह प्रणाली भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है, जिससे किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष को उजागर किया और महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रिंगिंग टाइगर ए स्टडी ऑफ द रिवॉल्यूशनरी किसकी जीवनी है? ए भगत सिंह, बी चंद्रशेखर आज़ाद, सी सुभाष चंद्र बोस, डी श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस की है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानते हैं। सुभाष चंद्र बोस की प्रमुख उपलब्धियों में आज़ाद हिंद फौज का गठन और उसका नेतृत्व, एक निर्वासित सरकार की स्थापना और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं को शामिल करने के लिए रानी झांसी रेजिमेंट का गठन किए शामिल है। उन्होंने राष्ट्रीय योजना समिति का माध्यम से औद्योगिकरण और आधुनिकीकरण पर भी ध्यान केंद्रित किया। सुभाष चंद्र बोस की प्रमुख उपलब्धियां, आज़ाद हिंद फौज का गठन और नेतृत्व। नेताजी ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन किया, जिसका उद्देश्य भारत से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार। उन्होंने जर्मनी और जापान जैसे देशों से मान्यता प्राप्त निर्वासित सरकार की स्थापना की। रानी झांसी रेजिमेंट। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए रानी झांसी रेजिमेंट का गठन किया, जो उनके प्रगतिशील दृष्टिकोण को दर्शाता है। राष्ट्रीय योजना समिति। बोस ने औद्योगिकीकरण और आधुनिकीकरण पर जोर दिया और एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया, जिसने भारत के विकास के लिए एक व्यापक योजना तैयार की। पूर्ण स्वतंत्रता की वकालत। उन्होंने ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता की वकालत की और अपने उग्रवादी दृष्टिकोण से स्वतंत्रता आंदोलन को पुनः जीवित किया। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। कांग्रेस के भीतर मतभेद के कारण उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, या जो एक आंदोलन के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? 1939 में की थी। 1939 में की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। इन्होंने मतलब जब ये सुभाष चंद्र बोस को
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो अधिवेशन हुआ था, तो वहाँ पे पट्टाभी सीतारामैया को हरा दिए थे, जिससे महात्मा गांधी नाराज हो गए थे और आपसी मतभेद के कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो जिसके कारण राजेंद्र प्रसाद को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। स्वतंत्रता संग्राम में योगदान। बोस ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्होंने क्रांतिकारी दृष्टिकोण और देशभक्ति के कई भारतीयों को प्रेरित किया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा, या प्रसिद्ध नारा जो स्वतंत्रता से लड़ने के लिए लोगों को प्रेरित करता था। सुभाष चंद्र बोस का कहना था, राष्ट्र एकता और देशभक्ति। बोस एक महान देशभक्त थे और उनकी देशभक्ति ने स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अध्ययन और शिक्षा। बोस ने अपने प्रारंभिक शिक्षा कटक से प्राप्त की और बाद में कलकत्ता विश्वविद्यालय और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई थी? ए 1910, बी 1915, सी 1920, डी 1925। तो ये नाइटहुड की उपाधि दी गई थी रविन्द्रनाथ टैगोर को 1915 में दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्तंड वर्मा ने निम्नलिखित में से किस काल में त्रावणकोर पर शासन किया था? ए 1719 ईस्वी से 1748 ईस्वी, बी 1729 से 1758, सी 1709 से 1738, डी है 1629 से 1658। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 1729 से लेकर 1758 ईस्वी तक। तो आज ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराधिकारी राज्य नहीं था जो 18वीं शताब्दी के भारत में उभरा? ए अवध, बी हैदराबाद, सी बंगाल, डी मैसूर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, मैसूर। मैसूर है एक उत्तराधिकारी राज्य नहीं था जो 18वीं शताब्दी के भारत में उभरा था। तो यहीं तक था क्वेश्चन। तो आप सब बताइए कि कैसा लगा आज की क्लास। आपको जिस टॉपिक पर आपका वीडियो चाहिए वो बता दीजिए, मैं उस टॉपिक के क्वेश्चन लाऊंगा, उसका पूरा सॉल्यूशन कराऊंगा। थैंक यू।